Dear children, good morning. Today we will discuss about the new chapter Indian Judiciary. Okay, in the previous class we have to discuss. I have told you about the some parts of judiciary system. हमने देखा कि उसमें जो जुडिशरी है इंडिया का, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में आपको बताया कि जो है इंडिया में जो सिस्टम बना हुआ है एक जुडिशरी का, वो जो सिस्टम है वो हाई कोर्ट मतलब आपका सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, और आपके जो है तालुका कोर्ट्स होते हैं। सबसे नीचे जो इसको बोला जाता है बॉटम लेवल कोर्ट्स जिसको बोल सकते हैं अपन। ओके, जो सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स हो जाएंगे आपके, या तालुका कोर्ट्स हैं, तो ये आपके किस में आते हैं, या सिविल कोर्ट्स जो होते हैं ये किस में आते हैं आपके, ये आपके बॉटम लेवल ऑफ कोर्ट्स में आते हैं। और मिडिल कोर्ट्स में आपका हाई कोर्ट आता है, और आपका जो टॉप मोस्ट जिसको बोल सकते हैं, या अपर लेवल कोर्ट जिसको अपर लेवल जो उसमें आपका आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इंडियन जुडिशरी। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। वी हैव studies in the details about the two organs of the government, the legislative and the executive. Now we shall study in the details about the third organs of the government, the judiciary, which is the independent statutory and impartial organ of the government. इसमें ये बताया है कि जो इंडियन जुडिशरी है या जुडिशरी डिपार्टमेंट्स है, तो वैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट्स के तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड ऑर्गन होता है आपका जुडिशरी। तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये दो जो ऑर्गन्स के बारे में इन डिटेल से पढ़ा था। ओके, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हमने एक स्टेट लेवल पे देखे थे और सेंट्रल लेवल में देखे थे। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे अच्छे से। अब हम इस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में, इट मीन्स जो थर्ड ऑर्गन है उसके बारे में इन डिटेल से देखेंगे, जो कि स्टेट लेवल पे भी देखेंगे और सेंट्रल लेवल पे भी देखेंगे। ओके, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, okay, what are the powers of judiciary, okay, who will appointed या who was the appointed of a high court judge and supreme court judge। तो इन क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, एंड व्हाट आर द पीरियड, या व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ, या कितने टाइम तक जो है हाई कोर्ट का जो टाइम, हाई कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुका कोर्ट के जज हैं, तो उनका जो टाइमिंग है या टाइम पीरियड्स है वो कितना टाइम पीरियड्स के लिए होते हैं, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिस्टमैटिक, organized and uniform judicial system throughout India. The Indian judiciary system is in the form of a pyramid hierarchy. We have established a uniform judiciary, and it is, and it's at the topmost level there is a supreme court, which is the apex courts. At the middle level there are the high court, and under the jurisdictions are the district court and the district level, and at the taluka level there are the local and special courts. Apart from these there are trial courts and tribunals, which are the established to the clusters to various objectives. इट मीन्स इसमें जो बताया है आप देख सकते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे टॉप में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, देन उसके बाद आपका चीफ कोर्ट या एंड कह सकते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, या इनकी बजाय आप डायरेक्ट आपको याद करिए, पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड होता है आपका हाई कोर्ट, ओके, थर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो लास्ट में अगर देखें छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं उनको ट्रायल कोर्ट्स कहा जाता है या स्पेशल कोर्ट्स कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से मतलब जो है सारे जो हम बात करें कि ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो है किसके अंडर का वर्क करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेवल होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, इजंट इट क्लियर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है इसका एक तरीके से, और इसमें एक जो वर्ड यूज़ किया गया था कि द जुडिशरी इज़ विच इज़ द इंडिपेंडेंट, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट इसीलिए होता है, भले ही मतलब उसको उनके जो जजेस होते हैं या जो भी होते हैं वो एक्चुअली में किसी के अंडर में वर्क नहीं कर रहे, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे होते हैं।
इट मीन्स जो चाहे अगर किसी ने किसी रूल या रेगुलेशंस या लॉ को अगर तोड़ा है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट दे दिया जाता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो भी होते हैं। ओके, तो वो किसी के दबाव में आकर के अपने डिसीजंस नहीं चेंज कर सकता, या किसी के मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई सांसद है या प्राइम मिनिस्टर है उसके कहने से, तो एक तरीके से मतलब किसी के दबाव में या किसी के कहने से, इट मीन्स ये जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो नहीं है अपना। ओके, टोटली इंडिपेंडेंट है। हालांकि अगर हम देखें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट्स प्रेसिडेंट एंड विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर या अदर और पर्सन्स हैं, उनकी हेल्प से उनको अपॉइंट किया जाता है। बट उनको अपॉइंट करने के बाद हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार होती है उनको गिरा दिया जाए, ओके, गिरा दिया जाता है अपोजिशन द्वारा, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी? A neutral and the impartial judiciary is the essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and to solve any inequality between the central and the state, or between one state and other states regarding the divisions of the workload. The judiciary is a unimportant organ as to interrupted interrupt constitutionality of any provision of any law, so that the supremacy of the constitution prevails, in order that the legislature or the executive do not violate any of the constitutional limitations we required in a country dependent, independent, firm, impartial, and the fearless judiciary, which is the foundation of the democracy. The objective of the constitution is to see that in the judiciary process there is a no flow or delay, and the citizens get quick, cheap and the equal justice. इट मीन्स इसमें जो बताया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, तो जो है इसका इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं या झगड़े होते हैं या कुछ मतलब मामले ऐसे सामने आते हैं, जैसे स्टेट से स्टेट्स के बीच में कुछ मामले होते हैं, उनको सुलझाना, उनके लिए मतलब उनको जस्टिस देना कि कौन सही है कौन गलत है। तो कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, या कभी कभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करना। ओके, तो इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट कौन करता है? जुडिशरी करता है। एंड ये जो जुडिशरी डिपार्टमेंट्स है, तो राइट ऑफ द सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनको मतलब प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन कौन करता है? आपका जुडिशरी डिपार्टमेंट करता है। ओके, इफ़ एनी केसेस या कोई कंडीशन इस तरीके से आती है, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, अगर इस डिपार्टमेंट का या जुडिशरी को मान लेते हैं वायलेट करता है, तो मतलब या कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब लिमिटेशंस को क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब जुडिशरी उनको पनिश करता है या मतलब इस तरीके से होने नहीं देता। ओके, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर वायलेट करता है, इट मीन्स बोल सकते हैं कि इसमें अहिंसा या टाइप का या मतलब कुछ ऐसा गलत करता है या कोई रूल ब्रेक करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ओके, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है उनको पनिश करने के लिए, और उनको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पनिशमेंट देता है, और अगर कोई रूल रेगुलेशन तोड़ता है तो। ओके, इजंट इट? Now, next one is in the presence of the alert legislature and the executive, the judiciary would always remain active, but many a times due to the administrative inactiveness and the irresponsibility of the executive and the authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent, and the fearless judiciary has shown judicial
इनएक्टिवनेस। इट मीन्स जो जुडिकल डिपार्टमेंट्स है, मतलब जो है, अगर हम देखें कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को लेकर के, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता है उसको लेकर के जो डिसीजंस, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल आपको मतलब देता हूँ कि मान लेते हैं कि कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो विधायक होते हैं या एमएलएज जिसको बोलते हैं, ये तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, रूल रेगुलेशंस या कानून जो हैं, ओके, तो मतलब लॉज होते हैं, उनको कभी कभी क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। ओके, मतलब इनको तोड़ते हैं या फिर मतलब उनका मिसयूज़ करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस होती हैं उनको क्रॉस करते हैं। तो ये जो इस तरीके से जो मतलब जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस तरीके से मतलब कंडीशंस अगर सामने आती हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या है, और जो है जुडिशरी डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है और उसको ये सब चीज़ें करने से क्या करता है, रोकता है। और अगर मान लेते हैं वो सही कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में भी ऐसी कंडीशंस आती है, जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो कि पीपल्स को लगता है कि गलत है वो, ओके, बट उनको जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पता नहीं होता। इट मीन्स जो गवर्नमेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमने पढ़ा था कि हमारे मतलब जो पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। इट मीन्स एमपीज़ होते हैं, जो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लॉज और रूल्स बनाते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट वो एक गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, अगर उन्होंने कोई रूल और रेगुलेशन या रूल बनाया या लॉज बनाया, उससे वो गलत है कहीं ना कहीं, और वो ह्यूमन मतलब सिटीजन्स जो हैं, इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओके, तो उस कंडीशन में जो पीपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा कर के उनके प्रति मतलब उनके अगेंस्ट में केसेस मतलब दायर कर सकते हैं या केस केस डाल सकते हैं, ओके, अपील कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक तरीके से गलत है, ओके। जो अगर पर्सन है या पीपल है तो वो भी अपनी एक आवाज़ उठा सकता है, तो वो एक तरीके से वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि मतलब किसी की बातों में, या मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडियन पीपल्स या सिटीजन्स या नॉर्मल सिटीजन्स आम आदमी लोग इस तरीके से आवाज़ नहीं उठा सकते, वो आवाज़ उठा सकते हैं, ओके। और जो जुडिशरी होता है वो ऑलवेज क्या है, वो ये नहीं देखता कि वो किसी पार्टी का है या कोई अमीर है या मतलब कह सकते हैं रिचेस्ट पर्सन है या मिडिल फैमिली से है। वो जो उसके डिसीजंस होते हैं वो इक्वल डिसीजंस होते हैं, ओके। तो ये कभी भी मतलब ये चीज़ें नहीं देखी जाती, ओके। Now, next one is apex court. What is the apex court? It means Supreme Court. Okay, so Supreme Court is at the apex of the Indian judiciary. As per the Constitution of India, it is the topmost judicial organization. It is the situated in the Delhi. All the civil and criminal court of India have to work under the jurisdictions of the Supreme Court. The Supreme Court consists of one Chief Justice and 28 additional judges. The Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India. The number of judges is in the Supreme Court is decided by the Parliament, but if the President feel that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. The judges in the Supreme Court are appointed on the basis of seniority, except for the Chief Justice of the Supreme Court. All the other judges are appointed in the consultations with the Chief Justice as well as the other senior judges. इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट होता है जिस, ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी अपेक्स कोर्ट जिसको बोला जाता है, वो एक तरीके से इंडिया का टॉप मोस्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो कि हमारे ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है, ओके। इसके अंडर में जो है जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं या सिविल कोर्ट्स होते हैं, ओके, या हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो इसी के अंडर में जो है हाई कोर्ट के अंडर में जुडिक्शन सिस्टम के अंडर में वर्क करते हैं, ओके। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस
होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और बाकी एडिशनल जजेस होते हैं वो 28 एडिशनल जजेस होते हैं। ओके, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, और जो अदर जजेस होते हैं या नंबर ऑफ जजेस होते हैं, ओके, तो वो डिसाइड क्या है उनको, मतलब उनको अपॉइंट करने के लिए या उनको अपॉइंट करना है तो उसके लिए डिसाइड पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, अगर उसको लगता है उनके प्रेसिडेंट को कि मतलब कुछ जजेस की ज़रूरत है या उनको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है जो भी है, तो उसको एडॉक बेसिस मतलब कुछ टाइम पीरियड्स के लिए जजों को अपॉइंट किया जाता है, प्रोविजनल टाइम पीरियड्स के लिए इसको बोला जाता है। ओके, बाय द प्रेसिडेंट द्वारा। और वो किसकी हेल्प से किया जाता है, वो जो जज मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको उसकी जो है मतलब बोल सकते हैं कि उसकी एडवाइस या उसके बोलते हैं ना, उसके साथ कंसल्ट करके सीनियरिटी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। मतलब उसकी देखी जाती है कि मतलब उसको एक्सपीरियंस कितना है या मतलब वो इसलिए कैपेबल है या नहीं, क्वालिफिकेशंस कितनी हैं, मतलब एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस, ये सारा चीज़ देखते हुए जो है जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट के जज से डिस्कस करके, ओके, और अदर जजेस को अपॉइंट किया करता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन, द ए पर्सन who is the appointed as a judge of the supreme court should be, इट मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जो है, तो वो फर्स्ट वन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज शुड हैव द प्रोवाइड्स ए सर्विसेज ऑफ एट लीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया, थर्ड वन इज शुड हैव ए एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 10 years as an advocate in any of the High Court of India. Fourth one is should be a distinguished judges or the famous judge as per the opinion of the president, or should not be more than 65 year of the एज। इट मीन्स इसका मतलब है ये जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स 5 पॉइंट्स में जो है इसमें नेक्स्ट लास्ट वन है, दस द रिटायरमेंट रिटायरमेंट एज इन 65 years फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि पहला फर्स्ट में बताया कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, सेकंड में उन्होंने बताया कि जो 5 year मतलब जो उसको उसने जो है 5 years तक मतलब हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो 5 year तक उसने अपनी सर्विसेज किस में दी हो, हाई कोर्ट में दी हो एज अ जज। ओके, थर्ड में बताया है कि एटलीस्ट उसको उसने 10 years तक मतलब जो बोलते हैं एडवोकेट जो है रह चुका हो, या है 10 years का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का इन अ हाई कोर्ट में। ओके, और प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कानून को बहुत अच्छे से जानता हो, ओके, और हर चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है। एंड फिफ्थ में मतलब बताया है कि जो उसकी एज जो है वो 65 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ जो है 65 years उसका रिटायरमेंट एज होता है, इसके बाद मतलब उसकी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 65 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। ओके, तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस, मतलब वो इंडियन पर्सन होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड है उसमें कि अगर हम बात करें उसको 5 year उस जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन अ हाई कोर्ट। ओके, थर्ड उसकी अगर बात करें तो उसको 10 year एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, एडवोकेट का इन अ हाई कोर्ट में। और प्रेसिडेंट की नज़रों में एक बहुत मतलब कानून के बारे में या मतलब बोल सकते हैं लॉज के बारे में नॉलेज होना चाहिए उसे, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, और मतलब इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होना चाहिए। एंड उसकी 65 years से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ 65 years इज इट इज़ अ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ जज। तो द रिटायरमेंट एज is 65 years for the judge of the Supreme Court. However, the change in the age of retirement can be made by the Parliament through forming a law. They cannot carry the practice of a law in any of the others Indian court
but they can provide their services in a committees appointed to the investigate into the uncommon situations or events. If incapable to the carry out their other duties before the time of the retirement, then under such as the circumstance they can resign willingly from their posted by the trending written resignation to the president, but the judge can be removed from their post and a power if they are found to be guilty of incapability, misconduct of inefficiency. This removal is in accordance with the provision of the constitution, and it is a carried out through impeachment motions in a parliament. The produce for it is as follows: every houses of parliament has to be submit a memorandum having a majority support to the president of the total number of the member, and at least two-third number of the member present in the respective session. Based on the presentation by the order of the president, the judge can be the removed from his post. The parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of the proof for the same. The concerned judge in the given the opportunity to the present his narration in his self डिफेंस इन द पार्लियामेंट। इट मीन्स इसमें जो है टाइम पीरियड बताया गया है जजेस का। बेसिकली जो है रिटायरमेंट जो होता है वो रिटायरमेंट एज जो बताई गई है वो 65 ईयर्स एज बताई गई है। इफ़ एनी केसेस अगर उसे मान लीजिए सपोज दैट कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है अपॉइंट कर दिया गया है पूरी प्रोसेस के थ्रू, ओके तो उस प्रोसेस के थ्रू जो जज को अपॉइंट किया जाता है, अगर मान लेते हैं वो रिजाइन देना चाहता है या वो ड्यूटी नहीं करना चाहता उसके रिटायरमेंट एज से पहले, तो वो क्या करेगा कि मतलब प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रोवाइड करेगा और उसको उनको मतलब इन्फॉर्म करेगा। ओके तो एक ये प्रोसेस होती है। एक होता है इम्प्लीसमेंट मोशन इन अ पार्लियामेंट। तो मतलब एक होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कोई जजेस होते हैं, अगर उनको हटाना है क्योंकि अपॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब बाय द प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके तो अपॉइंट करने के बाद अगर उसको हटाना है या वो कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिट क्रॉस कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है उस पोस्ट का, या फिर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या ना होने की वजह से, तो पार्लियामेंट में जो है इम्पीचमेंट जो हो मोशन होता है इन अ पार्लियामेंट में वो चलाया जा सकता है। इट मीन्स टू-थर्ड से जो मेंबर्स होते हैं उसको वोट करना चाहिए, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे और टू-थर्ड मेजोरिटी से उसको हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ओके तो एक प्रोसेस होती है क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है टू-थर्ड मेंबर अगर प्रेजेंट हैं, मेंबर जैसे मान लीजिए 300 मेंबर्स हैं तो उसमें से जो टू-थर्ड मेंबर्स अगर उन्होंने प्रेजेंट होकर के उस सेशन में और उस जो जज होता है उसके खिलाफ अगर मान लीजिए, इसको बोलते हैं महाभियोग हिंदी में, अगर देखा जाए इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीसमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट, तो उसको हटाने की एक प्रोसेस होती है तो उसको हटाया जा सकता है अगर उसको मिसयूज़ उस पोस्ट का अगर वो मिसयूज़ करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सॉरी मतलब हाँ सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो। ओके तो उसको रिमूव किया जा सकता है, उसकी पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है मिसबिहेवियर की वजह से, इजंट इट। तो इसमें ये सारा बताया गया है बट उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो गलत है, किस तरीके से गलत है। ओके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अगर वो गलत पाया जाता है उस चीज़ में, इट मीन्स अगर वो रॉन्ग है या बाकी में जो मतलब पार्लियामेंट द्वारा टू-थर्ड जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो मतलब प्रेजेंट होकर के सेशन में जो बताया है, यानी कि इम्प्लेसमेंट जो मोशन इन पार्लियामेंट लेके आए हैं वो जो मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो अगर मतलब सही होना चाहिए। ओके मतलब प्रूफ होना चाहिए कि सही है, इट मीन्स वो मिसयूज़ कर रहा है उस पोस्ट का या मिसबिहेव कर रहा है। ओके तो रैंडमली जो मतलब बोल सकते हैं मेमोरेंडम जो होता है वो प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, कहाँ पे मतलब पार्लियामेंट में, और उसको प्रूफ किया जाएगा बाय द जस्टिस द्वारा, और उसको प्रूफ करके अगर वो बाकी में दोषी ठहराया जाता है
तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा और उसको हटाया जाएगा उसके पोस्ट से। अदरवाइज़ अगर वो मान लीजिए दोषी नहीं ठहराया जाता तो उसको अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है। ओके, तो अपना वो बचाव भी कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया administer the both of sincerity and the loyalty towards the constitution to the judges who appointed to the Supreme Court before taking the charges of their post. The judges are the required to take the both in oral as well as sign the plays. It means जो जजेस होते हैं या जो जजेस बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ओके, यानी कि उन जजेस बनने से पहले उनको मतलब अपॉइंटमेंट होने से पहले उनको प्लेस दिलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट द्वारा। जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको अपॉइंट करने से पहले उसको जजेस मतलब प्लेस दिलाई जाती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो ये प्रोसेस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मतलब रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। ओके, कोई भी अपनी मतलब लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करता। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसी के बेसिस पे एक तरीके से देख सकते हैं कि मतलब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ द पावर एंड द जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पावर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोसेसेस मोर पावर्स एंड हैज़ द वास्ट जुडिक्शंस इन अ comparison to any other country of the world. These jurisdictions can be the divided into original jurisdictions, okay, appellated jurisdictions and the advisory jurisdiction. इट मीन्स जो मतलब अगर हम बात करें जुडिक्शन को तो उसको डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है ओरिजिनल जुडिक्शन, एक होता है अपीलेटेड अपीलेट जुडिक्शन एंड एडवाइजरी जुडिक्शन। ओके, थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा था। अपीलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन। ओके, तो ये इसको जुडिक्शन को मतलब डिवाइड कर दिया गया है इंडिया में। और एक हम बात करें कि इंडिया में जो है एक तरीके से जुडिक्शन सिस्टम की, तो ये बहुत वास्ट जुडिक्शन सिस्टम मतलब बड़ा जुडिक्शन सिस्टम है अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या कंपैरिजन अगर किया जाए तो ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है? When a court has a power to directly given judgment after the hearing a case, such as the power is known as the original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make the decisions regarding the cases which no other courts has. Under the jurisdictions, the following parties should be involved whose conflict are resolved by the Supreme Court. इट मीन्स जो कह सकते हैं जो ओरिजिनल जो जुडिक्शन है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट, इट मीन्स जो बोल सकते हैं कि जो जजमेंट या पावर्स होती है या डिसीजंस लेने की जो मतलब मेक डिसीजंस बोल सकते हैं, पावर टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द केसेस, तो वो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है और उसको उन केसेस को लेके। लेकिन ये जो है अदर कोर्ट्स के पास नहीं होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ओके, नाउ इट हैज़ द पावर्स टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट्स। इट मीन्स ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्या है सुलझाने के लिए उसके पास पावर्स होती है। ओके, इट हैज़ द पावर ऑफ द रिजॉल्व डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, fight or conflict between the government of India and one more of the state on the other sides and one or more other states. इट मीन्स इसमें यही बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है या ओरिजिनल जुडिक्शंस होता है उसके पास ये पावर्स होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोर स्टेट्स या वन स्टेट्स के जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या फाइट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, इनको सुलझाने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए मतलब जो है जुडिक्शन सिस्टम करता है। ओके, इट हैज़ द कंप्लीट पावर टू गिवन द जजमेंट रिगार्डिंग फाइट और क्वेरल बिटवीन स्टेट्स टू स्टेट्स, मतलब इसके पास ये पावर्स होती है जजमेंट देने की या रिगार्डिंग फाइट और क्वेरल्स दो स्टेट्स के बीच में। अगर मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में अगर फाइट होती है तो उसको मतलब जजमेंट देने की या मान लीजिए सपोज दैट मतलब अपने डिसीजन सुनाना
जो भी होता है, अगर हम बात करें तो अगर हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड होता है जजमेंट। ओके, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो मतलब सुनाता है इस चीज़ को। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू राइट टू गिवन जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ओके, तो ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सारे जो जजमेंट होते हैं यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए जजमेंट्स जो सुनाए जाते हैं वो इक्वली मतलब राइट्स को देखते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए सुनाए जाते हैं। ओके, इट हैज़ द पावर टू द प्रोटेक्ट एंड द प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मोर एवर इन इट इज़ empowered to the issues of the heavies corpus corpus mandamus और ऑर्डर ऑफ द प्रोहिबिटेशन। इट मीन्स जो मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है या ओरिजिनल कोर्ट होता है उसके पास पावर्स होती है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्व करने की फंडामेंटल राइट्स को, जो कि इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की। ओके, नाउ it is not in the jurisdictions of the Supreme Court to settle dispute related to the distribution of a river's water between the states, states or states. A separate water tribunal given a judgment. The judgment of the Supreme Court is a final and it cannot be changed anywhere. They have to be respected by all. It means कभी कभी मतलब केसेस सामने से आ जाते हैं जैसे रिवर्स के वाटर्स को लेकर, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो मोस्टली क्या है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है कि 3 स्टेट्स में फ़्लो हो रही हो या 4 स्टेट्स में फ़्लो होती हैं, या कभी कभी आपने देखा है 2 स्टेट्स में फ़्लो होती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है कि मान लेते हैं सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जो कृष्णा रिवर है वो कृष्णा रिवर जो है या तुंगभद्रा रिवर है, तो जो कृष्णा रिवर है वो फ्लो होती है महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो जो उसका वाटर है कहीं ना कहीं क्या है उस पर जो मतलब इनके बीच में जो स्टेट्स के बीच में वाटर को लेकर है, क्योंकि जो डैम होता है मान लेते हैं सपोज दैट महाराष्ट्र से एक रिवर फ्लो होती जा रही है, महाराष्ट्र कर्नाटक क्रॉस करती है, देन तमिलनाडु, तमिलनाडु को देन उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ओके, तो मान लेते हैं जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, एक फॉर एग्जांपल आई एम टोल्ड यू, फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र से उसका ओरिजिन हुआ है, महाराष्ट्र से वो कर्नाटक फ्लो होती है, कर्नाटक से फिर वो निकल के तमिलनाडु जाती है। अगर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र में डैम बना दे तो पूरा जो रिवर का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, मतलब प्रेजर्व हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। बाकी का जो 2 स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक है तमिलनाडु है, उन दोनों स्टेट्स को वाटर की एबिलिटी नहीं होगी, तो उनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो क्या है वो क्लेम करेंगे और उनको ये इस चीज़ को लेकर के वो थोड़ा सा मतलब जजमेंट देंगे अपना कि इस तरीके से गलत है। तो इस चांसेस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस बन जाती हैं, मतलब स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़े की कंडीशंस बन जाती हैं। ओके, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको केसेस को सुलझाने के लिए जो होता है वो होता है अपना सुप्रीम कोर्ट, तो उनका फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो है कर्नाटक गवर्नमेंट उसको मतलब मानेगी नहीं, या मान लेते हैं सपोज दैट आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा कि नहीं मैं डैम नहीं हटाऊंगा या मैंने डैम को मतलब बनाऊंगा तो बनाऊंगा, मैंने मतलब नहीं ऐसा होगा कि आपकी बात नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं है। जो एक बार अगर फाइनल डिसीजन अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, वो फाइनल डिसीजन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ऐसा मतलब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, और वो एक्सेप्टेबल होगा। इजंट इट क्लियर? तो ये जो है एक तरीके से पावर्स हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ओके, नेक्स्ट है आपका अपीलेट जुडिक्शंस। 3 टियर ऑफ द अपील्स कैन बी द मेड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द अपीलेट जुडिक्शंस। मतलब ये कोर्ट जो होते हैं वो अपील करने के लिए होते हैं। ओके, तो हम लोग उसमें देखेंगे इन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द अपीलेट जुडिक्शंस। थ्री टाइप्स ऑफ द appeals can be the made in the Supreme Court under the appellate jurisdictions. Okay, thank you so much.